दोस्तों, काठमांडू और आसपास के इलाकों में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद हालात कुछ हद तक काबू में हैं, लेकिन एहतियातन सेना ने तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा है। राजधानी में तनाव के बीच देश में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आर्मी हेडक्वार्टर में इसको लेकर गुरुवार सुबह जनरल जेड और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का दूसरा दौर शुरू हुआ, जबकि इससे पहले बुधवार शाम को हुई पहली बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। सेना ने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से सुझाव मांगे हैं। मीनवाइल, चर्चाओं के केंद्र में नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। दूसरी ओर सुशीला कार्की के नाम पर अब तक आम सहमति नहीं बन सकी। आपको बता दें, देश में फैली हिंसा अब तक 34 लोगों की जान ले चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में पूरा नेपाल बड़ी उम्मीद से स्थिरता और नए नेतृत्व की ओर देख रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके तुरंत बाद उनका पहला बयान सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला रहा। ओली ने अपने इस्तीफे के पीछे भारत के खिलाफ लिए गए कड़े रुख को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी ही पार्टी के महासचिव को लिखे एक पत्र में कहा कि यदि उन्होंने लिपुलेख जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत को खुली चुनौती न दी होती तो शायद वे आज भी पद पर होते। ओली ने साफ कहा कि भारत पर तीखा हमला करने की राजनीतिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। उनका यह बयान न केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति को गरमा रहा है, बल्कि भारत नेपाल संबंधों पर भी नई बहस छेड़ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओली ने अपने इस्तीफे के पीछे केवल भारत के खिलाफ उठाए गए भू राजनीतिक मुद्दों को ही नहीं, बल्कि धार्मिक बयानों को भी अहम वजह बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम और अयोध्या को लेकर उनके रुख ने उनकी राजनीतिक कुर्सी छीन ली। ओली ने कहा, मैंने जब यह कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे और उनकी जन्मभूमि अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास स्थित है, तभी से मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। उन्होंने दावा किया कि इसी बयान के बाद उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिशें तेज हो गईं। फिलहाल ओली नेपाली सेना की सुरक्षा में शिवपुरी बैरक में ठहरे हुए हैं। गौरतलब है कि साल 2020 में प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इसी तरह का विवादित बयान देकर भारत और नेपाल के धार्मिक सांस्कृतिक संबंधों में नई बहस छेड़ दी थी और अब उनके ताज़ा दावों ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। इसके अलावा लिपुलेख दर्रा लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवादों का एक संवेदनशील केंद्र रहा है और केपी शर्मा ओली लगातार इसे नेपाल का अभिन्न हिस्सा बताते रहे हैं। यह विवाद मुख्य रूप से काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। नेपाल का दावा है कि काली नदी लिपियाधुरा से निकलती है, जो लिपुलेख के उत्तर पश्चिम में मौजूद है, इसलिए काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा उसके भूभाग का हिस्सा है। वहीं भारत का पक्ष बिल्कुल अलग है। भारत के अनुसार काली नदी की शुरुआत काला पानी गांव के पास से होती है, जिससे यह पूरा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में आता है। इस ऐतिहासिक और भौगोलिक असहमति ने दोनों देशों के रिश्तों में कई बार तलखी ला दी है और ओली के कार्यकाल में यह विवाद एक बार फिर प्रमुखता से उभरा। लेकिन दोस्तों, नेपाल में जेन ज़ी युवाओं के नेतृत्व में छिड़ा आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बन चुका है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुई यह जनक्रांति इतनी तीव्र हो गई कि देश की राजनीति की चूलें हिल गईं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालात इतने क्रांति सारे इस्तीफा देना बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया और अब तक इस हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से अधिक घायल हैं। ऐसे में देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल को अब कौन नेतृत्व देगा। दिलचस्प बात यह है कि आम जनता के बीच अब एक ऐसे नेता की मांग उठने लगी है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा निर्णायक, ईमानदार और करिश्माई हो, जो न सिर्फ व्यवस्था बदल सके बल्कि नई उम्मीद जगा सके। समाचार एजेंसी EN से बातचीत के दौरान गुरुवार को कई युवा नेपाली नागरिकों ने अपनी भावनाएं खुलकर साझा की, जो देश के भविष्य की ओर एक नई सोच को दर्शाती हैं। इन युवाओं ने
जहां हालिया आंदोलन की उपलब्धियों पर गर्व जताया, वहीं भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी अपनी स्पष्ट राय रखी। एक युवा ने आत्मविश्वास से कहा, हमने 35 घंटों के भीतर सरकार को हटा दिया। ये हमारी एकता और ताकत का सबूत है। अब हम एक ऐसा नेता चाहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरह हो, जो देशहित को सर्वोपरि रखे और ठोस बदलाव लाए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने जो तरक्की की है, वही प्रगति अब नेपाल में देखना चाहते हैं। फिलहाल देश में एक अंतरिम सरकार बनेगी और इसके बाद आम चुनाव होंगे। लेकिन इन युवाओं की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि बदलाव की प्यास और उम्मीद की चमक भी साफ दिखाई दे रही है। जबकि नेपाल के युवाओं में अब केवल बदलाव की मांग नहीं, बल्कि नेतृत्व को लेकर एक नई चेतना भी जाग चुकी है। कई युवाओं का मानना है कि देश को मौजूदा संकट से बाहर निकालने के लिए अब एक युवा और दूरदर्शी नेता की जरूरत है। तो से बातचीत में दीपेंद्र विश्वकर्मा नाम के एक युवा ने साफ तौर पर कहा, नेपाल को इस वक्त ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो न केवल युवा हो, बल्कि पूरे देश को एकजुट करने की क्षमता भी रखता हो। उनका कहना था कि इतना बड़ा जन आंदोलन हो चुका है, अब वक्त है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक झगड़े छोड़कर सभी नेता एक मंच पर आए और देश के असली मुद्दों पर ध्यान दें। नेपाल के युवाओं की सोच अब सीमाओं से परे जाकर एक बड़े सपने को आकार दे रही है, नेपाल को भी भारत की तरह एक वैश्विक शक्ति बनते देखने का। से बातचीत में एक युवा ने बड़ी स्पष्टता से कहा, अगर हमें तकनीकी और आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है तो हमें एक युवा, ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता की जरूरत है जो देश को भविष्य की ओर ले जाए। इस नई पीढ़ी की नजर अब पारंपरिक चेहरों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर है जिन्होंने अपने काम से भरोसा जीता है। यही वजह है कि कई युवाओं का मानना है कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं है। उनकी जगह धरान के मेयर बालेंद्र शाह, ऊर्जा क्षेत्र के लोकप्रिय चेहरा कुलमान घीसिंग और समाज सेवी गोपी हिमाल जैसे नेता देश के नेतृत्व के लिए कहीं अधिक सक्षम और प्रासंगिक माने जा रहे हैं। लेकिन नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। देश में बनती असामान्य स्थिति और गहराते संकट को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि नेपाल को एक संवैधानिक और स्थायी समाधान की ओर ले जाया जाए। ओली का यह फैसला उस माहौल में आया है जब सड़कों पर जनता उग्र है, संसद जल चुकी है और देश नई दिशा की तलाश में खड़ा है। उनके इस्तीफे ने न केवल सत्ता का संतुलन हिला दिया, बल्कि नेपाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह केपी शर्मा ओली ने भारत के राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था और अब उसी बयान को नेपाल के मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इस बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं और नेपाल के लोगों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और यदि आप भारत से जुड़ी नई अपडेट्स रेगुलर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।